नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ हमारे बड़े भाई और चौधरी पाठशाला के संस्थापक डायरेक्टर कह लीजिए, और पर्दे के पीछे के उस शख्सियत को आज मैं रूबरू करने जा रहा हूं। जो शख्सियत किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी इतना जरूर कहूंगा कि एक स्टार को, सचिन तेंदुलकर को तो सभी जानते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर के पीछे की जो मेहनत है, पर्दे के पीछे की जो एक कलाबाजी है, एक जो हुनर है, एक जो मेहनत लगन है, वैसे व्यक्ति को आज मैं अपने लाइव के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया हूं। और चौधरी पाठशाला के जो डायरेक्टर हैं, संस्थापक हैं, एक बहुत बड़ी कामयाबी इन्होंने अर्जित किया। और ये तब जाकर जो है पूरे भारत के नक्शे पर, न सिर्फ मधुबनी जिला, बिहार, बल्कि पूरे देश स्तर पर इनके संस्थान के जो बच्चे थे, तथागत अवतार, वो इंडिया में आईआईटी में टॉप करते हैं, रैंक नंबर 1 लाते हैं। सोचिए कि जिस शिक्षक ने, जिस एक ग्रामीण परिवेश से आने वाले शिक्षक, जो बहुत दिनों तक, वर्षों तक पटना में रहे, लेकिन उसके बाद फिर से अंधरा ठाड़ी में आए कोरोना काल में, और उसके बाद लगातार जो है यहाँ के बच्चों को अपने शिक्षा से, अपने मार्गदर्शन से प्रेरणा देते रहे। तो बहुत ज्यादा ना कहते हुए सीधे आज हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत सारा हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे हों, हमारे साथी हों, हमारे जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, वो इनकी बात को सुने। हम तो आपसे बातचीत करते ही रहते हैं, लेकिन इनकी बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं अपने, आप, हम बड़े भाई हमारे यहाँ आए तो हम इनका दिल से अभिनंदन करते हैं। और ये एक बुके के तौर पे, और फिर जो है एक, बैठ जाइए, ये रोज देकर हम इनका स्वागत करते हैं और हम अपनी बात को आरंभ करने जा रहे हैं। बहुत लोग जो है जुड़ चुके हैं। रविंद्र निराला को मैं देख रहा हूं कि जुड़े हुए हैं, बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। सभी का स्वागत है। संजय भैया बहुत सारे जो है लाइव से जुड़ चुके हैं, किन शब्दों से अभिवादन जी, करेंगे? सबसे पहले मैं राजा जी और चित्रभानु चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए और वो ये इच्छा व्यक्त किए कि आप जो परिवर्तन की बात करते हैं, आप जो क्रांति की बात करते हैं, आप मेडिकल का बात करते हैं, इंजीनियरिंग का बात करते हैं और बहुत तरह के सामाजिक मुद्दों पे देखते रहते हैं कि आप फेसबुक पे लिखते हैं, तो चलिए आपका हम एक साक्षात्कार करते हैं। तो जैसे ही राजा जी हमको ये ऑफर दिए, मैंने इसे स्वीकार किया। इसके लिए राजा जी को तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों को भी, रविंदर जी हैं, एमडी साहबुद्दीन जी, और भी जो लाइव में राम, क्या ऊपर राम कुमार जी जो भी है, राम कुमार राय, तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत। आप जुड़े रहिए लाइव से। संजय जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि जब पता चला कि आपके शिक्षण संस्थान का बच्चा, जिस पौधे को आपने सींचा, संवारा, हमेशा से मार्गदर्शन दिया, वैसे वो बाहर जाकर भी फिजिक्स वाले के कोचिंग में जाके वो जो है पढ़े लिखे, तथागत अवतार की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जब पता चला कि देश में अव्वल दर्जा हासिल किया है, नंबर 1 रैंक लाया है आईआईटी जैसे, मेडिकल जैसे टफ कंपटीशन में, तो कैसी अनुभूति थी उस समय? जी जी, देखिए, ये हम लोगों के लिए और पर्टिकुलरली अंधरा ठाडी के लिए, मिथिलांचल के लिए और बिहार के लिए एक गौरव की बात थी। एक गौरव की बात थी कि हम लोग राष्ट्र स्तर पे आज अंधरा ठाडी की धरती जो है वो टॉपर की धरती
बन गए और हम लोग बहुत ज्यादा उत्साहित थे। और इनफैक्ट ये चीज थोड़ा पहले से भी हम लोग को जब आंसर की मैच किए थे तो पता हो गया था, तो हमको कोई सदमा नहीं लगा। हम लोग पहले से ये चीज कंफर्म थे कि बच्चे जो है मेरे वो 720 आउट ऑफ 720 ला रहे हैं। तो इसके पीछे जो है पहले से हम लोग जो एनालिसिस किए थे वो बातें क्लियर थी। क्या लगता है कि कोई दूसरा तथागत अवतार होगा जो मेडिकल जैसे टफ या इंजीनियरिंग जैसे टफ कंपटीशन में जो है फिर से ये रिपीट होगा? निश्चित रूप से होगा, लेकिन इसके लिए हमारे समाज को अभी भी सोच बदलनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मेडिकल में हम लोगों की जो उपस्थिति कम है, इसका एक उदाहरण के साथ आप समझिए। मेरे बैच के हैं डॉक्टर अशरफ अली, मुस्लिम टोल के हैं, और विकास जी हैं, विकास चंद्रा जी, हम लोगों के बैच के हैं। तो ये जब हम लोग मान लीजिए कि ये 4-5 में मेडिकल एमबीबीएस में अच्छे में एडमिशन लिए, उसके बाद से जैसे अंधरा ठाड़ी में लगा कि मतलब हम लोगों का जो ये है अंधरा ठाड़ी का बस्ती फिर मुस्लिम टोला है, तो इसमें पुनः रिजल्ट का जैसे एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया। क्यों हो गया ये एक मतलब प्रश्न है, एक सोचने की विषय वस्तु है, इस पे सभी को चिंतन करनी चाहिए। लेकिन हमको जो स्पष्ट रीजन यहाँ पे नजर आता है, इवन जब मेरे दोस्त लोग भी मेडिकल में चले गए तो हम लोग ये नहीं समझ पाए कि मेडिकल में एक आम आदमी भी मतलब परफॉर्म कर सकते हैं और उसके लिए रिजल्ट कर सकते, क्योंकि ये पैसों वाला का पढ़ा है। खुद हम अपनी बात बोलते हैं, हमको भी ये चीज मालूम नहीं था। इनफैक्ट उसी से जुड़ा हुआ मेरा एक प्रश्न है कि मैंने जहां तक संजय चौधरी को देखा है, मैं आपको देखा है, अब तो आप चौधरी पाठशाला के संस्थापक हो गए, डायरेक्टर हो गए, लेकिन खुद इंजीनियर बनते बनते जो आदमी का मिशन था, सपना था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो इंजीनियरिंग करते करते अब इंजीनियरिंग करवाने लगे हैं। खुद तो इंजीनियर नहीं बन पाए, लेकिन कई सारे बच्चों को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चाहे मेडिकल के क्षेत्र में जो है आप रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये सफर जो डाइवर्ट हुआ आपका ब्रेकिंग हुआ, तो ये कहाँ क्या सोच था और आखिर क्या ये इस आपका जो पहले वाला प्रश्न था और अभी जो आप जो प्रश्न किए हैं, दोनों को हम मिला के थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि एक एकदम सेंट्रल बात है मेरे लिए, जिसके लिए हम समाज में संघर्ष कर रहे हैं। और उन्हीं दो मूल प्रश्नों को अभी रख दिए हैं कि क्या फिर कोई तथागत अवतार बनेंगे, और आपने इंजीनियरिंग करते करते टीचिंग में कैसे आ गए और आप मतलब इंजीनियर नहीं बने। इनफैक्ट देखिए, इंजीनियर मतलब एक पढ़ाई है इंजीनियरिंग, मैंने डिग्री हासिल करी, इंजीनियरिंग का कोई काम नहीं करा। लेकिन मेरा एक लक्ष्य था, यदि हम एक इंजीनियर बने, जिस समय हम अपने गांव से एक इंजीनियर बने, तो हम मेरे अंदर ये उम्मीद जगा कि हम कई सारे बच्चों को इंजीनियर बना सकते हैं। और पटना के अंदर जो बच्चे जा रहे थे उनको किस तरह का स्ट्रगल फेस कर रहा था, तो हमको लग रहा था कि हम इसको यदि इस तरह से मोटिवेट करेंगे तो शायद इसमें बेहतर हो। यदि इसी प्रश्न को कड़ी को यदि हम तथागत अवतार से जोड़ दें, तो आप देखिए कि 9वीं क्लास में मैंने उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाया कि पटना में चूंकि 9वीं में मतलब वो लगभग 18 ईस्वी में वो 9वीं क्लास में थे, तो 18 ईस्वी में जो है 9वीं में ही उनको हम बायोलॉजी क्लास से जोड़ लिए। और इनफैक्ट यही 17-18 ईस्वी है जिस समय जाके हमको बढ़िया से पता चला कि मेडिकल तो मुफ्त में होता है। दिल्ली एम्स का फीस 16 से 28 टका था। ये चीज हमको खुद नहीं मालूम। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि अगर आपको टॉप करना है या बहुत बड़ी मुकाम हासिल करनी है, बड़ी रिजल्ट हासिल करना है, तो शायद 9वीं या 10वीं क्लास से ही उसका प्रिपरेशन जी। तो इस चीज को थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे हम। तो 9वीं से उसको हम जोड़ लिए अपने क्लास से। वो बच्चा जब बायोलॉजी का टेस्ट वहां देता था, मेरे पास 11वीं और के बच्चे के साथ उसको बैठाए, फिर 12वीं के साथ, तो जो हम टेस्ट लेते थे वहां से उसको उस बायोलॉजी के टेस्ट में ज्यादा मार्क्स आने लगा। तो उनका जो ड्रीम है वो कहीं ना कहीं वहीं पे मजबूत हो गया। यदि 9th 10th से बच्चे इस तरह से सोच ले, ठान ले कि हमको कुछ करना है, तो उस फील्ड में वो बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वो अंदर तक उस बात को संभाल लेते हैं। और ये चीज जो हम करें कि हमारा समाज में और कोई तथागत अवतार क्यों नहीं बन पा रहे हैं, या मतलब क्यों इतना विलंब हुआ, इतना जो गैप है, मतलब वर्षों में हम देख रहे हैं कि बहुत कम डॉक्टर्स हमारे समाज में बने। इसके पीछे एक विलेन है, एक थॉट विलेन के तौर पे काम किया। अक्सर आप गांव घर में सुनते होंगे कि गार्जियन बोलते हैं कि हमारा बेटा बेटी का डॉक्टर इंजीनियर बना है। मतलब वो शादी में 30,000 का लहंगा पहने। ऑलरेडी हमारे आगे सवाल है। तो हम ये कह रहे हैं कि मेन जो वो वाला जो मतलब एक्सपेंसेस वाला यदि भूत उतर जाए, तब जो है लोग अधिक से अधिक बच्चे यदि इस कोर्स को ऑप्ट करेंगे, 9वीं क्लास से सजग होकर पढ़ाई करेंगे, तो निश्चित रूप से और तथागत अवतार बनेंगे। और
हम अभी मतलब दावा क्या हम कह सकते हैं कि 2 रिजल्ट यदि टॉप नहीं करेंगे बच्चे तो इस बार भी मेडिकल में 2 बेहतर रिजल्ट मेरा हो रहा है। हाँ, आशीष और मोनिका। जैसा कि आप पटना में वर्षों से वहां पर जो है आपका शिक्षण संस्थान चल रहा था जी, लेकिन पटना छोड़कर ठाड़ी जैसे सुदूर ग्रामीण इलाके में आपका आना ऐसा तो नहीं है कि पटना में आपकी ट्रेन चल नहीं पाई तो फिर आप जो है जी देखिए, अंधेराठाड़ी। ये अक्सर प्रश्न रहता है। हमको भी कुछ बच्चे बोले कि हमको बोला कुछ गार्जियन कि पटना में सर नहीं चल लेता तय, लेकिन बात ये नहीं था। बात ये है कि कोरोना जो आई वो एक बहुत आपदा और अवसर बन के आई। यदि वो मेरे लिए भी अवसर और आपदा दोनों था, क्योंकि अभी यदि मेरे क्लास में 50 बच्चे होते हैं और यहाँ जेई और नीट की तैयारी करने वाले मुश्किल से 5-6 बच्चे हमको मिलते हैं, तो इससे ज्यादा बच्चा हमको पटना में मिलना चालू हो गया था। यानी उस पटना के अंदर भी मेरे क्लास में 50 बच्चे थे और वहां से जो बच्चे लोग पढ़े वो देखेंगे आप, बहुत सारे, यदि आपके प्रश्न में है तो आगे हम बताएंगे कि उसमें बहुत सारे बच्चे सफल भी हुए। तो ये नहीं कि पटना में गाड़ी नहीं चल रही थी, नहीं चलती तो 1-2 साल में हम पटना छोड़ देते। जब 11 में संघर्ष करने के लिए तो 12 में छोड़ देते, 13 में छोड़ देते। मैंने 11 से पटना में पढ़ाना चालू किया और मैंने 20 तक तब तक पढ़ाया जब तक कि कोरोना आके पूरे सिस्टम को 1-2 साल के लिए प्रभावित न कर दिया। लेकिन हम लोगों का चूंकि फैमिली बैकग्राउंड बैकअप इतना मजबूत नहीं था कि इतने दिनों तक अपना जो है वहां पे हम सरवाइव कर सके, रेंट वियर कर सके। और कितने वर्षों से अंधेराठाड़ी में है? 20 में आए आपका कोरोना, 20 में जैसे एंट्री मारा तो चन्नैन भाई जी मेरे मौसेरा भाई हैं, तो संजय जी हैं, उनका भी रिक्वेस्ट था कि संजय तू अतः बच्चा में मतलब। तो क्या यहाँ आके आप संतुष्ट हैं कि मेरा जो फैसला था कि पटना को छोड़कर अंधेराठाड़ी आने का, तो इससे आप संतुष्ट लग रहे हैं? देखिए, आधा आधा कह सकते हैं, 50-50। ये नहीं है कि हम यहाँ आए तो बहुत ज्यादा संतुष्ट हो गए और पटना में बहुत ज्यादा असंतुष्ट थे। लेकिन एक चीज की तसल्ली हमको मिल रही है कि हम जब अंधेराठाड़ी आए तो पटना में चूंकि वो बहुत सारे बच्चे मतलब पहुंचते थे, लेकिन आज के डेट में हम इस तरह के यहाँ ऑफर देके रखे हैं कि जिनके पिताजी नहीं है उसको निःशुल्क पढ़ाएंगे। जो बच्चा अभी पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो खाली इतना वादा कर लो। चलिए हम आगे जान लेते हैं आप जी। एक बहुत खास सवाल है और जेन्युइन सवाल है और जो कि बिहार बोर्ड से संबंधित ये सवाल है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदी परिवेश में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना या पढ़ाना जी कितनी चुनौती है और आपको इन चीजों में क्या समस्या आता है? वाह, ये तो बहुत खास प्रश्न आप पूछ लिए, जिसके लिए हम बराबर कंपेन करते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और मेरा अपना एक ये रहता है। देखिए, जनरली गांव घर में ये था कि सीबीएसई मतलब इंग्लिश माध्यम। एक बार बहुत सारे जो है वो दर्शक हैं, बहुत सारे ललन कुमार कामत जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, सुभाष चौधरी जी आप लोग बने रहिए और हम सुधांशु जी आप लोगों का मैं निश्चित कमेंट्स लूंगा। अगर कोई सवाल है आपका, भंडारी सर जी नमस्कार, अगर कोई आप लोगों का भी सवाल है तो वो सवाल भी लिया जाएगा। फिलहाल आप लोग जो जुड़े हैं इसके लिए हम दिल से आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। निश्चित रूप से ये आप मान के चलिए कि वो तमाम सवाल आज किए जाएंगे संजय सर से, जो सवाल आप में एक गार्जियन का सवाल होना चाहिए, जो अंधेराठाड़ी के इलाकों के बच्चों का सवाल होना चाहिए। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आम आप काट के खाते हैं या चूस कर खाते हैं, तो ऐसा सवाल नहीं होगा। अच्छी जो है हम लोगों के बीच संवाद होगी, आप लोगों की उपस्थिति है, बेहतर लग रहा है, बहुत अच्छा है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने सवाल। जी हाँ, तो अभी मेरा मूल प्रश्न था कि हिंदी और इंग्लिश का जो अभी ये है थॉट्स गार्जियन के मन में चल रहा था कि हम बिहार बोर्ड से बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमको हिंदी में उसको पढ़ाना है और सीबीएसई से पढ़ा रहे हैं तो मेरे बच्चे अंग्रेजी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस भ्रम को हम जड़ से सीधे से खारिज करना चाह रहा हूं कि सीबीएसई बोर्ड में भी हर एक सब्जेक्ट के मीडियम का ऑप्शन मांगते हैं। जैसे वहां भी आप हिंदी में आप एसएसटी लिख सकते हैं, विज्ञान आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, गणित आप हिंदी में लिख सकते हैं, कंप्यूटर हिंदी में। मेरा जानने का ये सर एक मिनट इसको थोड़ा कंप्लीट करने दीजिए। और बिहार बोर्ड में भी आपका हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन है।
तो यहाँ चुनौतियां मुख्य रूप से ये है कि जब हम देख रहे थे कि 11वीं 12वीं में जब बच्चे आते हैं तो लैंग्वेज को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते थे। इसीलिए मैंने एक इनिशिएटिव शुरू करा कि आप 9th क्लास से ही अंग्रेजी मीडियम पढ़ो या 6-7 से ही इंग्लिश मीडियम में स्टेम विषय की पढ़ाई करिए, साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स का। इससे आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी, और जब बच्चे स्टार्टिंग से ये चीज चालू करते हैं तो उसको दिक्कत भी नहीं होती है। समझ रहे हैं? तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स है कि यदि बच्चों को साइंस या इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना है तो 9th 6 से नहीं संभव हो तो कम से कम 9th से, क्योंकि जो नेट आई तो अगले मतलब 4 साल का ये कोर्स डिजाइन कर दिया गया। तो ये यदि इंग्लिश लेके यानी कि आपके कहने का मतलब कि अंग्रेजी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी की जानकारी। यदि आप साइंस स्ट्रीम, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप ये इंग्लिश को इग्नोर करके नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो अच्छे अच्छे राइटर हैं उनके किताब भी तो अंग्रेजी मीडियम में ही है। सबसे बड़ी व्यवस्था है कि आप यदि इंटर तक जैसे जैसे हिंदी पढ़ भी लिए तो जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जब कोई शोध पेपर आप पब्लिश करते हैं, रिसर्च करते हैं, या वहां को जो लेक्चर्स होते हैं वो कंप्लीटली इंग्लिश में होते हैं। आप दिल्ली एम्स में मान लीजिए भारत के हर कोना से आदमी आया तो वो हिंदी में कैसे पढ़ाएगा? तमिल भी वहां पे है। इवन तथागत अवतार का जो एक क्लास मतलब जो रूममेट था वो उधर साउथ के थे, वो हिंदी एकदम नहीं समझते थे। चन्नैन भाई जी गए तो उसको तो बोले आप अंग्रेजी में बोलिए, तब तो ये समस्या। तो इसीलिए स्टेम मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में स्टेम का एक ही लैंग्वेज कर दिया जाए, इंग्लिश। और एसएसटी जैसे सामाजिक विज्ञान, संविधान, इसको आप हिंदी में आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला हमारा सवाल है कि आपको क्या लगता है संजय जी कि वो कौन सा माननीय या आदरणीय व्यक्ति हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अंधा ठाड़ी परिप्रेक्ष्य में बेहतर काम कर रहे हैं? ये तो एक बहुत मतलब एक प्रासंगिक प्रश्न पूछे, बहुत जरूरी है। मैं जो देख पा रहा हूँ कि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में जो है बहुत सारे महानुभाव बेहतर कार्य कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं उन सभी शिक्षकों को नमन करता हूँ जो गवर्नमेंट स्कूल से जुड़े हुए हैं, सरकारी व्यवस्था में है, और उन पे एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आज प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट का यदि हम बात करें तो प्राइवेट स्कूल अभी भी क्वालिटी टीचर से जूझ रहे हैं। वहां प्राइवेट संस्थान में शिक्षकों का बहुत अभाव है। लेकिन यदि हम बात करें गवर्नमेंट में तो वहां एक से एक बढ़ के क्वालिटी टीचर। तो सबसे पहले वो लोग जो सेवा दे रहे हैं उसका मैं प्रशंसा करता हूं। अब यदि हम आते हैं कि जैसे अभी हम आए तो इंजीनियरिंग मेडिकल, इससे पहले दया जी हैं जो जनरल कॉम्पिटिशंस और विद्या क्लासेस है। 9th 10th स्तर पे भी बहुत सारे सर हैं, जैसे गणेश सर है, रमाकांत सर है, आशीष जी है, तो इन सब का संजय जी है। ठीक है, तो इन सब का योगदान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंध्रा ठाड़ी की शिक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं सब मिलके ऊपर उठा रहे हैं। ठीक है, जब बच्चा पहले सोचती थी कि हम कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के लिए पटना जाएंगे, उसमें हम देख रहे हैं कि दया सर का योगदान महत्वपूर्ण। चलिए, बहुत बेबाकी से अभी तक आप हमारे सवालों का जवाब दे पा रहे हैं। एक जो है थोड़ा सा आपसे जुड़ा हुआ तो ये सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है, तो चलिए पूछ ही लेता हूं कि 11वीं क्लास, 10वीं 11वीं 12वीं क्लास का बच्चा अगर कला के क्षेत्र में सामान्य कंपटीशन में अभी रुचि रखता है तो क्या आपके पास आपके संस्थान के द्वारा कोई सुविधा है, या आप कहीं अन्य जगह पर उन्हें जाने के लिए प्रेरणा देते हैं या मार्गदर्शन देते हैं, या क्या इसके बारे में क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, यदि मैं इसको ईमानदारी से बोलूं तो 11वीं क्लास में जो बच्चे मतलब सबसे पहले जो 10वीं पास कर रहे हैं, और हम कई बार अपने पेज से भी बोले हैं, यदि उसको अपने मेरिट से 60 मार्क्स भी मैथ साइंस में नहीं आ पा रहे हैं तो वो विज्ञान न चयन करे। क्योंकि यदि अपने से यदि 50-60 मार्क्स भी खुद का चोरी किया हुआ नहीं आ रहा है तो साइंस पढ़ने में वो बहुत पीछे चलेगी। ये तो आप बहुत बेबाकी से आपने ये जवाब दे रहे हैं। नहीं, हम बराबर ये बोलते रहते हैं, हम क्लास में भी बोलते हैं। अब यदि बच्चे आर्ट्स का चयन करते हैं, आर्ट्स विषय का भी, तो वो इस उम्मीद में आर्ट्स पढ़े, इस तरह से आर्ट्स पढ़े कि उसको आगे सिर्फ इंटर पास नहीं करनी है, उसको ग्रेजुएशन भी करनी है, उसको एमए भी करनी है, पीएचडी भी करनी है। अब देखिए, यदि कोई फिजिक्स का प्रोफेसर यदि कॉलेज में जाएगा या हिस्ट्री का प्रोफेसर कॉलेज में जाएगा, सैलरी तो दोनों का लगभग सेम ही होगा। हाँ, ये है कि फिजिक्स वालों के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि कुछ नया आविष्कार कर दे, कुछ इनोवेशन कर दे, पेटेंट उसके नाम हो जाए, तो वहां से उनका फिर बढ़त हासिल होगा। लेकिन जो नॉर्मल सैलरी सरकार से मिलेगा, इसमें बहुत ज्यादा का अंतर
नहीं है। तो अब हिस्ट्री में भी जैसे यूजीसी नेट, जैसे हमारे समाज में भी ये भी हम देखते हैं कि हिस्ट्री तो बहुत बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हिस्ट्री में आप नेट क्वालिफाइड, हमको यहाँ दिखाइए अंधेरा ठाडी में कितने लोग नेट क्वालिफाई करके बैठे हैं। अंधेरा ठाडी के लोकेशन इतना बड़ा है तो 10 to 5 नेट क्वालिफाइड रहना चाहिए। हालांकि होंगे, आई डोंट नो, लेकिन मतलब हम देख रहे कम है। जो मेरे नजर पे आ रही है तो ये इस तरह का जो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें ये रिजल्ट बहुत कम देखने को मिलता है कि बच्चे नेट क्वालिफाई कर लिए या CSIR क्वालिफाई कर लिए। तो आर्ट्स भी जो बच्चे पढ़ते हैं वो हायर स्टडीज तक करें, समझ रहे हैं ना। और देखिए एक चीज और क्लियर कर देते हैं यहाँ पे आपको, मतलब दर्शक को और बच्चों को ये जानना जरूरी है। कुछ सवाल आ रहे हैं, जैसे कि रविंद्र निराला जी पूछ रहे हैं कि अंधेरा ठाड़ी प्रखंड क्षेत्र में सरकारी डिग्री कॉलेज, सार्वजनिक शौचालय, खेल मैदान क्यों नहीं है? सर ये तो सरकार का मजाक है, समझ रहे हैं ना, कि यदि वो कॉलेज अभी हम बराबर कि मैं आग्रह करता हूं संजय सर से कि श्रीमान एक संस्था घोंघड़िया में भी खोले, भरपूर सहयोग रहेगा। चलिए अच्छा, चलिए ये चीज हम नोट किए। जब ये एक्सपेंशन होगा तो इन सब चीजों पे हम विचार करेंगे कि चौधरी पाठशाला का जब और भी संस्थान स्थापित होगा तो इन चीजों को हम ध्यान गरबा के हैं ललन जी। जी जी, बहुत बहुत राम नरेश कामत जी, जो कि घोंघड़िया प्रखंड के जदयू के माननीय प्रखंड अध्यक्ष जो है निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। अच्छा, के सुपुत्र हैं ललन जी। तो ललन जी आपका शुक्रगुजार हूँ। देवेंद्र भारती जी, आप दोनों आदमी को मर्यादित देखने के मार्गदर्शन मार्गदर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। चलिए एक सवाल है। अच्छा, अभी हम लोग एक क्वेश्चन में थे जी, इसको पहले कंप्लीट करिए, ठीक है। मतलब जैसे जो आप आर्ट और साइंस का करें तो एक चीज हम एक कंफ्यूजन दूर करना चाहते थे अभिभावक। जनरली ये प्रोस्पेक्टिव्स बना दिया जाता है व्हाट्सएप के आधार पे कि आप आर्ट पढ़ोगे तो IAS, साइंस पढ़ोगे तो डॉक्टर इंजीनियर, कॉमर्स पढ़ोगे तो बैंकिंग या बिजनेस। लेकिन हम ये बता दे रहे हैं, मतलब ये जानना सबके लिए जरूरी है, आप इसको सर्च कर सकते हैं कि यदि आप साइंस भी पढ़ते हैं तो चूंकि इन जनरल वहां साइंस में कुछ ज्यादा मेरिटोरियस बच्चों को फ्लो हो जाता है, इसका आउटकम UPSC जैसे एग्जाम में भी देखने को मिलता है। आप 22-23 का संसद का डाटा है कि वहां पे आपका 62 से 64% IAS वैसे लोग बने हैं जो बीटेक किए हैं IIT कानपुर, NIT और दूसरे भी संस्थान से इंजीनियरिंग करके भी वो IAS बन गए। ठीक है, इस तरह से कॉमर्स का अब हम बारी लेते, कॉमर्स वाले बैंक में जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई ट्रुथ नहीं है। आप आर्ट्स करके भी बैंक में जा सकते हैं, क्योंकि उसका जो सिलेबस है वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, 3 मूल चीज है, कंप्यूटर और बैंकिंग अवेयरनेस। तो ये जो है कहीं भी कॉमर्स से जुड़ा हुआ डायरेक्ट चीज नहीं है, या आर्ट्स से जुड़ा। आप मैथ बैकग्राउंड और रीजनिंग को यदि स्ट्रॉन्ग करते हैं तो वो आपका बैंकिंग के लिए है। SSC का भी जो सिलेबस है, तो ये नहीं कि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो SSC में मतलब चले जाएंगे, क्योंकि उसमें भी मैथ, साइंस, रीजनिंग का जो सिलेबस है वो आपका साइंस ओरिएंटेड है। तो मेरा ये कहना है, देखिए हिस्ट्री उस पढ़ना है क्योंकि हिस्ट्री का टीचर भी बनना है। मैथिली में भी कम मार्क्स पे लोग टीचर बन गए, संस्कृत से भी बन गए। तो आप कुछ भी है, आप जो है उसी लेवल में रहिए। यदि कोई साइंस पढ़ने में सक्षम है तो इस उम्मीद में आर्ट न रख ले कि आर्ट पढ़ने से ही लोग IAS बनेंगे। एक इसी से मिलता जुलता एक सवाल है कि ग्रामीण परिवेश की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, अब कुछ लड़कियां जो पढ़ाई लिखाई करती रहती है, अचानक उनका शादी विवाह हो जाता है, फिर वो अपने ससुराल में आ जाती है, या जो लड़कियां हैं, हमारी बहन हैं, बेटियां हैं, हमारे घर की बहुएं हैं, जो बहुत ज्यादा उनके गार्जियन बाहर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, खर्च नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, फिर एक महिला की सेफ्टी का भी ये ख्याल देखा जाता है। तो उन महिलाओं के लिए, उन बच्चियों के लिए, उन बहन और बेटियों के लिए संजय सर का क्या मार्गदर्शन है कि आप किस क्षेत्र में आपके लिए जो है वो ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, आप जो चाहिए। मेन स्ट्रीम में जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अब ये होगी मेन स्ट्रीम की बात। जो मेन स्ट्रीम से यदि किसी यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं है, दिल्ली, JNU, BHU का केंद्रीय विश्वविद्यालय से आप नहीं पढ़े, आप गांव घर में हैं और आप पढ़ाई से जुड़े हैं, तो सबसे पहले तो एक चीज हम बोलेंगे, आप डिग्री नहीं रोकिए, चाहे ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। जैसे इग्नू से आपका कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा आप डिग्री बटोर सके वो बटोरिए। और देखिए यहाँ स्वयं पोर्टल, एक स्वयं पोर्टल आपका है। स्वयं पोर्टल पे आपका मतलब हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारा IITs और केंद्रीय विश्वविद्यालय और JNU, BHU के प्रोफेसर का लेक्चर है, आप घर बैठे उसको सुन सकते हैं। एक चीज हम इसमें और बोल देंगे, यदि आपके घर में 5 मोबाइल है तो उसको हटाइए,
आप एक अच्छा लैपटॉप रखिए, एक मोबाइल वाईफाई कनेक्ट करके उसका यूज करिए, जिसमें पठन पाठन संबंधी जो कोर्सेस हैं वो सब्सक्राइब करके आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया में अभी घर बैठे भी आप यूपीएससी बीपीएससी का भी तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ मान लीजिए अंधेरा ठाड़ी लोकेशंस के हैं, क्योंकि यहाँ तो हमको सब सुन रहे हैं, पूरे मधुबनी जिला के लोग हैं, लेकिन अंधेरा ठाड़ी लोकेशंस में जो कई सारे लोकल कोचिंग भी हैं, आप कोचिंग के माध्यम से जुड़ के भी जो टीचिंग का, देखिए टीचर में क्या समस्या है। रमेश कुमार कामत जी, डॉक्टर रमेश कुमार, जो कि हमारे बहुत ही आदरणीय हैं, लगातार कभी मतलब नहीं रमेश जी बराबर जुड़े रहते हैं और मेरी भी वार्ता होती है उनसे। तो चलिए आप अपनी बात को कंप्लीट किया। आपका अभिवादन है। दयानंद जी भी हैं, और जो है मैं दयानंद मैंने कि सनशाइन ट्यूटोरियल कह लीजिए, चाहे कंपटीशन जो जनरल कॉम्पिटिशन्स में दयानंद जी का जो है योगदान है, सराहनीय है, बहुत बड़ा योगदान है। आप अपना सवाल जवाब पूरा कर लीजिए, फिर हम आते हैं अगले सवाल के ऊपर। देखिए, तो अभी बात हो रही थी कि जो गांव घर में जो मान लीजिए शादीशुदा भी हैं या जो लड़कियां हैं जो बाहर जाके नहीं पढ़ रही, तो उसको सबसे पहले अपने डिग्री पे होल्ड नहीं लगाना है। उसको मतलब यदि वो इंटर पास की है तो ग्रेजुएशन में ऑनलाइन ही ले ले एडमिशन, सबसे अच्छा। कि बीच में यदि कोई अपॉर्चुनिटी या जॉब लग गया, फिर भी मान लीजिए कोई पुलिस बन गया और वो ऑनलाइन कोर्स में इनरोल्ड है, तो उसका ग्रेजुएशन नहीं रुकेगा। लेकिन यदि वो ऑफलाइन कोर्स में इनरोल्ड है तो उसका ग्रेजुएशन तो रुक जाएगा, और ग्रेजुएट नहीं होंगे तो दरोगा नहीं बनेंगे, वो बीपीएससी का आगे चल के एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो जो जनरल कॉम्पिटिशन्स में है या जो आम डिग्री हासिल कर रहा है वो ऑनलाइन। और एक ये भी जानकारी है राजा जी कि आप एक साथ 2 डिग्री भी ले सकते हैं। यानी कोई आदमी डीएड कोर्स में एडमिशन ले चुका है, मान लीजिए, मेरा सीधा सा सवाल था, नहीं इसको थोड़ा सा रुके ना, डीएड कोर्स में जैसे एडमिशन ले लिए हैं तो वो भी ऑनलाइन से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ, एक बार फिर रिपीट करिए। नहीं, मेरा सीधा सा सवाल था अब जैसे कि शादी विवाह का मौसम है, शादी विवाह हो जाएगी, मान लीजिए कि बहुत सारे जो हैं लड़की वो अंधेरा ठाड़ी के परिप्रेक्ष्य में आ रही है, तो वो इंटर पास की है या बीए पास की हुई है, फिर उनका पढ़ाई ब्रेक हो जाता है, तो उन दूल्हे राजा को या वैसे साथियों को, भाई को या वैसे महिलाओं को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आपको पढ़ाई नहीं रोकना है, पढ़ते रहिए। और शायद दयानंद जी जो जुड़े हुए थे, तो मैंने देखा दया के पास मैं जब जाता हूं तो बहुत सारी महिलाएं हैं, वो महिलाएं हैं जो एक सामान्य घर की महिलाएं हैं, और जो कई तो मैंने देखा कि नई नई कन्या हैं, वधू हैं, वो निश्चित रूप से अभी आप टीचर का जो ये वैकेंसी आ रही है तो 50% तो प्राइमरी में लेडीज है, रिजर्व है, फिर 35% ओवरऑल आपका लेडीज का रिजर्वेशन है। तो अभी आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बेटा और बहू में फर्क नहीं है। हो सकता है आपका बेटा बेरोजगार हो लेकिन बहू मास्टर बन जाए, तो आप उसको तो पढ़ाई से रोक ही नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यदि आपको हाथ लगे। अंधेरा ठाड़ी में भी आपके पास में संसाधन है। जी, अंधेरा ठाड़ी में भी संसाधन है। जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि यहाँ कई सारे क्लासेस हैं जो आपका टीचर का प्रिपरेशन करवाते हैं, बीपीएससी का प्रिपरेशन करवाते हैं। तो यदि वो सीटेट एस्टेट उसको भरना ही है और संबंधित चीजों के लिए जाके तैयारी करनी है, तैयारी उसको ब्रेक नहीं करनी है। कोई भी पति हो या भाई हो या सास ससुर हो, वो अपने बहुओं या बेटियों को पढ़ने के लिए कभी भी रोके ना, उसको एकदम पढ़ने दें। और इसका रिजल्ट भी, कई सारे रिजल्ट भी आए हैं, बहुत सारे। निश्चित रूप से यहाँ पे अंधेरा ठाड़ी से कई सारी बेटियां सफल हुई हैं, बहुएं भी सफल हुई हैं। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, 1-2 एग्जाम्पल्स नहीं है। इसीलिए पढ़ाई तो रोकनी ही नहीं है, क्योंकि जो पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। अब कुछ जटिल जो है वो सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप बेबाकी से उसके जवाब दें। आपके शिक्षण संस्थान में आपको छोड़कर कई अन्य टीचर भी होंगे, शिक्षक भी होंगे, तो उनकी गुणवत्ता का, आप जो उनको अपने संस्थान में रखे हैं, उनकी गुणवत्ता का क्या मापदंड है, ताकि लोग ये समझे कि संजय सर के संस्थान में अगर हम अपने बच्चों को देते हैं तो उनका भविष्य जो है वो। ये डायरेक्ट चौधरी पाठशाला से रिलेटेड प्रश्न हुआ कि आपके संस्थान में जो शिक्षक है उसका क्या मतलब गुणवत्ता है, यही ना। देखिए, यहाँ स्पष्ट रूप से बता दें कि मैंने तो, मेरा तो आप जानते ही हैं, सारा हमेशा रहते अपडेट। मैंने खुद 3 बार गेट क्वालिफाई किया। यदि आज के डेट में हम ये ऑप्ट करते कि नहीं हमको एमटेक पीएचडी करनी है, तो आज हम प्रोफेसर रहते किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का, ठीक है।
एक इंजीनियरिंग, तो हम खुद 3 बार गेट क्वालिफाई किए, जो एक मार्क होता है इंजीनियरिंग के लिए, और गेट क्वालिफाई करके कई सारे, जैसे मेरे साला है अभी दीपक, अभी एमटेक कर रहे हैं, मेरा जो गांव का सुदर्शन जी है वो पीएचडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये है, और मेरे यहाँ जो है, जैसे मेरा हो गया, अब चलिए अभिषेक सर जैसे हैं जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो अभिषेक सर क्या है, वो आकाश से तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा कम स्कोर की वजह से उसका चयन नहीं हुआ, लेकिन बायोलॉजी बाकी सब्जेक्ट अच्छे थे, यानी कि उन्होंने एमएससी किए हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से, और वो फार्मेसी की पढ़ाई की है, मेडिकल से रिलेटेड फार्मेसी, और वो बायोलॉजी पढ़ाते हैं। इस तरह से सहजर सर हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उन्होंने भी दिल्ली से बीटेक किया, और उनका एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है केमिस्ट्री, और वो केमिस्ट्री 9वीं से 12वीं तक पढ़ाते हैं, यानी उसमें कमी भी यदि किसी टीचर में हो, और 3 साल से पढ़ा रहे हैं। मैंने कई एंगल से उनको इंप्रूव किया, मोटिवेट किया, और आज उन लोगों का क्वालिटी जो है वो एकदम हम कह सकते हैं कि वो एक ब्रांडेड कोचिंग के इक्विवेलेंट है। देखिए मेरे एक मित्र हैं अभिषेक सर, जो मेरे साथ पटना में पढ़ाते थे, मतलब चौधरी पाठशाला, और हम लोगों का मास्टरमाइंड कोचिंग चलता था। अभिषेक सर मेरे आने के बाद, कोरोना के बाद, वो उसका वहां घर था, वो सर्वाइव किए, वो पहले आकाश ज्वाइन किए, मेरे साथ जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे वो आकाश ज्वाइन किए, यानी वो उससे जो है तथागत भी थोड़ा पढ़े हैं, समझ रहे हैं। तो अभिषेक, इसके बाद जो है आपका वो अभी पीडब्ल्यू में फैकल्टी है, टीचर है, तो टीचर का क्वालिटी मेरे साथ सर्वाइव करने के लिए ऑटोमेटिक उसका क्वालिटी अप लाइन होता है। नहीं, तो ये बात महत्वपूर्ण था जी जी, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि प्राइवेट संस्थानों में वो गुणवत्तापूर्ण टीचर होते नहीं हैं। चौधरी पाठशाला, आप देखिए यहाँ पे हम एक बहुत अच्छा खासा पेमेंट करते हैं टीचर को, तो यहाँ टीचर स्टे भी करते हैं और उनमें क्वालिटी भी है। चलिए, ये जानकर बहुत 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 खुशी हुई कि आपने बहुत ज्यादा वेल ट्रेंड शिक्षकों को अपने साथ रखा हुआ है। आपकी एक जोड़ी जो है बहुत तगड़ी जोड़ी है। एक सवाल है जो कि नए जमाने का ये सवाल है, और एआई का बढ़ता हुआ जो प्रचलन है, जिस तरह से एआई सारे चीजों पे हावी होता जा रहा है, मैंने प्रयास किया है कि हर एक क्षेत्र से आपसे सवाल किया जाए। जी जी, तो एआई के बढ़ते हुए प्रभाव क्षेत्र से इंजीनियरिंग जैसा जो क्षेत्र है, वो क्या उस पर लग रहा है कि आपको आने वाले 10 वर्षों में, 5 वर्षों में जो है उस पर खतरा है, या अब सिक्योर नहीं रह गई है इंजीनियरिंग करना? देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडुकेटेड पर्सन के क्षमता को, जैसे एक इंजीनियर के क्षमता को, एक थिंकर के क्षमता को, एक एडवोकेट के क्षमता को, एक प्रोफेसर की क्षमता को आप जस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। यानी वो आपके जॉब को और सुरक्षित करेंगे, न कि आपको वहां से आउट करवाएंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको, आपका एक असिस्टेंट है, वो मालिक नहीं है। यानी आप यदि उसकी मदद से कार्य करेंगे तो आने वाले क्षेत्र में, भारत जैसे देश में, हर क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन होगा। जैसे हर एक टीचर, यानी कि इससे इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा? प्रभाव थोड़ा बहुत उस लेवल पे जाके पड़ेगा जहां, जैसे कोई कोड लिखते थे, ठीक है, तो वो कोड बहुत सारा लिखा हुआ यहाँ पे अवेलेबल है। कोई डाटा चेकिंग का मतलब जो था, कोई मान लीजिए कोई कहानी कविता लिखते थे, तो उस पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आप इसके माध्यम से एक उच्च कोटि का यदि कोई चीजें तैयार कर रहे हैं, यानी कम क्वालिटी वाले लोगों का भी यदि एआई को उपयोग करें तो उनका क्वालिटी बढ़ेगा, तब खतरा नहीं है। लेकिन यदि आप अपग्रेड नहीं करेंगे खुद को, तब आपके ऊपर खतरा है, समझ रहे हैं। यानी इंजीनियरिंग फील्ड में एआई आने से इंजीनियर्स का क्षमता बढ़ना चाहिए। आज कोई इंजीनियर बेरोजगार हो जाएंगे ये नहीं है, वो अपने स्किल को अपग्रेड कर लेंगे। कहने का मेरा सामान्य सा मेरा सवाल है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जो है जितने रिसोर्स होने चाहिए, जितने व्यक्तियों को वहां पे भर्ती होना था, अब शायद एआई के माध्यम से कम लोगों। देखिए होता क्या, हम लोगों का जो ये कॉलोनियल माइंडसेट है कि हम कहीं जाके जॉब करेंगे, इसके लिए अपॉर्चुनिटी कम होगा, लेकिन हम अपना कार्य करेंगे, इसके लिए अपॉर्चुनिटी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे हम कहीं नौकरी के लिए जाते तो हो सकता है मेरा अपॉर्चुनिटी कम हो जाए, लेकिन यदि हम एक चौधरी पाठशाला को सर्वश्रेष्ठ बनाए, इसके लिए मेरा जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ गया। यानी गांव घर के छोटे छोटे कोचिंग बड़े बड़े संस्थान को टक्कर दे सकते हैं एआई के माध्यम से। देखिए इसका एक अनुप्रयोग है, जैसे कोई एक चीज है, जैसे आपका ये पूरा टेक्स्ट है, तो एआई अभी एक एवरेज टीचर को भी कैसे हेल्प कर सकते हैं कि इसका यदि एआई से आप फोटो खींचेंगे, आप बोलेंगे एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश, ही विल जस्ट एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश। यदि आप बोलेंगे इससे 10 क्वेश्चन तैयार कर, ये 10 प्रश्न तैयार कर देगा। तो आपका जो कार्य क्षमता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने का काम करेगा, घटाने का काम नहीं करेगा। एक शैलेंद्र जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र सर, आपका अभिवादन, शुक्रिया।
अंधरा ठाड़ी में जनरल कंपटीशन के लिए संजय सर, दया सर, गणेश सर, संजय मार्गदर्शन, राजकुमार सर को मिलकर बहुजन बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए। मेरा ये सुझाव है। आपका सुझाव आदरणीय है और आपने जो ये सवाल किया है उसके लिए हम आपने इसमें एक बहुत बड़ी हिंट है। जैसे अभी जो बिखरे हुए यहाँ पे टैलेंट है, हाँ। इन्होंने कहीं न कहीं इस तरह का हिंट दिए हैं हाँ। कि इसमें कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो इस टीम के मदद से एक सर्वश्रेष्ठ की तरफ मतलब चले, बढ़े आगे। चलिए ठीक है, ये सवाल है और आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। बहुत ये मेरे पटना में पढ़ने वाले स्टूडेंट है। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पटना जाने में रहने खाने रूम रेंट एटीसी एक्स्ट्रा चार्ज लगता था, वो अब हमारे अंधरा ठाड़ी में घर में मौजूद है। अच्छा, यानी खुद जो है ये जाके पढ़े थे पटना में। हाँ अखन कनिखाल में बात करब बाय करता छे, अखन छे हम लाइव में, अखन कनिखाल में तो ठीक। चलिए हम अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि देखने में आ रहा है कि 9वीं 10वीं स्तर के जो बच्चे हैं वो विद्यालय बहुत कम आते, और ये तो बहुत गलत बात है। नहीं तो इसके लिए आप लोग, जैसा कि मैं एमआरजी पर जब भी जाता हूं तो देखता हूं कि बहुत सारे कम बच्चे हैं। तो जो प्राइवेट संस्थान है, देखिए इसके लिए प्राइवेट संस्थान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। द मेन रिस्पॉन्सिबल इज योर गार्जियन। नहीं, गार्जियन तो है ही, और लेकिन आप मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से बच्चों को क्यों नहीं प्रोत्साहित किया जाता है? जहां तक मेरा सवाल है, मेरा जहां तक क्वेश्चन है कि मेरे हर बच्चे स्कूलिंग करते हैं, या तो प्राइवेट में करते हैं या सरकारी आके करते हैं, और मेरा स्पष्ट निर्देश है बच्चों को कि तुमको स्कूल जाना है। जैसे कि हम पहले भी बताए थे, रुकिए एक मिनट, जैसे हम पहले भी बताए थे कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आज के डेट में, आज का बात कर रहे हैं हम, कि टीचर का क्वालिटी सर्वश्रेष्ठ है। यदि सारे बच्चे वहां पहुंचने लगेंगे, वहां पढ़ाई का गुणवत्ता में और भी व्यापक रूप से सुधार होगा। तो अभी सिर्फ मनसा बदलने का जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि जो हम लोग 9वां 10वां का कोचिंग चलाते हैं, तो एक भी क्लास जो है आपका प्राइम टाइम मतलब चलता ही नहीं है, 3:30 या 4 बजे के बाद चलता है। तो बच्चा सुबह से 3:30 4 बजे तक क्या करते हैं? उनको तो स्कूल जाना है। मेरा जहां तक बात, रामानंद राय या कुछ ऐसा ही प्रधानाध्यापक आए थे कुछ वर्ष पहले, उन्होंने तमाम प्राइवेट जो है कोचिंग सेंटरों को जाकर अपील किया, गुजारिश किया, कई को तो हरकाया धमकाया भी। जी। खैर जो कुछ भी अच्छा लगा, लेकिन प्राइवेट संस्थान के जो टीचर लोग हैं, जो तमाम प्राइवेट संस्थान है, वो क्योंकि मैं कई मर्तबा जो है स्कूल पर गया हूं और इस समस्याओं को लेकर मैंने बात किया, तो ये भी शिकायतें आती है कि उसी टाइम में, यानी कि विद्यालय के पीक आवर में जो है टीचर लोग अपना अपना क्लास रखते हैं। देखिए ये कानूनी रूप से भी गलत है, और मेरे ख्याल से अभी इस तरह का समस्या नहीं है। बच्चों का अधिकांश 9th 10th का क्लास हम देखते हैं, या तो सुबह में आयोजित किया जाता है बच्चों, या तो सुबह में आयोजित किया जाता है या शाम में आयोजित किया जाता है। अधिकांश आप देखिए, अभी लाइव है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मान लीजिए आप गवर्नमेंट टीचर भी हैं तो पढ़ाते हैं, तो हम कहते हैं अधिकांश क्लासेस अभी ऐसे हैं जो आपका सुबह या शाम में आयोजित होता है। तो बीच में यदि बच्चे क्लास जाना चाहे और गार्जियन निश्चित रूप से बच्चों को यदि प्रेरित करे, स्कूल भी दबाव बनाए, स्कूल को भी हम अपील करेंगे। हम तो देखिए गवर्नमेंट टीचर, यदि देश में अभी भी यदि परिवर्तन लाना हो, SC ST OBC समुदाय के अधिकांश बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, तो ये रिवॉल्यूशन प्राइवेट से नहीं होगा, ये रिवॉल्यूशन सरकारी स्कूल से होगा। सप्लीमेंट्री। हाँ। संजय सर कहाँ सजेस्ट करते हैं बच्चों को कि आप प्राइवेट स्कूल में जाएं कि सरकारी? देखिए बच्चों का, जैसे हम लोग मॉडर्न एरा स्कूल चलाते हैं, तो जिन बच्चों का मॉडर्न एरा स्कूल में पढ़ाई होती है वो मेरे स्कूल आते हैं, और जो नहीं पढ़ाई होती है सबको हम सरकारी स्कूल भेजते हैं। तो हम जो है बच्चों, प्राइवेट और सरकारी, फिर यहाँ पे एक चलिए एक मिनट, यहाँ पे आपका जवाब एक मिनट, एक जो मतलब आप जो क्वेश्चन पूछे कि आप कहाँ सजेस्ट करते हैं कि सरकारी या प्राइवेट, देखिए ये एक बड़ी पेचीदा बात है। यदि आप भी हमें बोले कि क्वालिटी ज्यादा बेहतर है अभी सरकारी का, लेकिन एक सिर्फ यहाँ पे ट्विस्ट है जिसके वजह से प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। वो ट्विस्ट क्या है? यदि कल के डेट में सरकार ये घोषणा कर दे कि हम STEM विषयों का पढ़ाई सरकारी विद्यालय में अंग्रेजी में करेंगे, अगले दिन से प्राइवेट स्कूल का संख्या आधा हो जाएगा या वो सब बंद हो जाएंगे। STEM इंग्लिश कहीं ना कहीं लोगों का क्रश है, इसीलिए लोग
प्राइवेट स्कूल की तरफ भागते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए यदि स्टेम विषयों से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपके सवाल से थोड़ा सा नाराजगी प्रकट करते हुए एक इसी से मिलता जुलता एक सवाल है मेरा। जी जी कहिए। कि जिस विगत 10 वर्षों से आईआईटी जैसे क्षेत्रों में जिसमें कि बिहार के बच्चों का बहुत बड़ा पार्टिसिपेट होता था और बिहार के बच्चे टॉप 10 में उनका रैंक रहता था, टॉपर होते थे, ज्यादातर टॉपर बिहार से होते थे, बिहार और यूपी से होते थे, खासकर बिहार के मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। लेकिन तमाम प्राइवेट स्कूल खुलने के बावजूद, अंग्रेजी मीडियम पर गार्जियनों के फोकस के बावजूद ऐसा नहीं लग रहा कि अंग्रेजी के चक्कर में अंग्रेजी को हम लोग ज्यादा प्रमुखता दे दिए, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो हमारा जो मूल चीज था कि हम साइंस में, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अव्वल हुआ करते थे, वो अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। और यही कारण रहा है कि विगत 10 वर्षों से मेडिकल और आईआईटी के क्षेत्र में अब बिहार का जो प्रभाव पहले जो था देश में अब नहीं रह गया। इसके बारे में संजय सर का क्या विचार? देखिए, इसको बिहार नहीं देखिए, आप अपने गांव को देखिए। आपका गांव अंधरा ठाड़ी है, बहुत पॉपुलर है, रामफल चौधरी जी की धरती है, समझ रहे हैं ना, और ये बहुत नामी गांव है, यहाँ पे कई अधिकारी भी बने। लेकिन आपको क्या पता है कि आपके अंधरा ठाड़ी गांव से कितने लोग आईआईटी बने अभी तक के इतिहास में? बहुत कम, बहुत कम। नहीं बताइए। एक माही है, माही आपके गांव का नहीं है? नहीं, अब उसको इतनी बड़ी क्या बात कर रहे हैं? माही का गांव कहाँ है ये बताइए, अभी बताइए। नवनगर है। नवनगर है, ठीक है। तो आपके गांव के कितने लोग आईआईटीएन बने हैं? नहीं है, नाम तो बहुत कम। पढ़े तो सब है, पटना गए, कोटा गए, दिल्ली गए, हिंदी मीडियम पढ़े, इंग्लिश मीडियम पढ़े। सुनिए एकदम बेबाकी वाला जवाब कि आपके गांव से कितने लोग एनआईटी में कितने बैकवर्ड गए ये बताइए। एनआईटी होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कितने बैकवर्ड गए आपको जानकारी है? नहीं, बहुत हम लोगों को तो सुनने में बहुत कम ही मिलते हैं। कौन? 1 2 3 आप बताइए, एक भी बताइए आप नाम। माही तो मेरे स्मरण में है। माही को आप छोड़ दीजिए, अब आगे बात करिए। आप ही बता दीजिए फिर। आपके गांव से एक जो ब्राह्मण लड़का, मान लीजिए विकास है, जो अभी नेतागिरी में देखते हैं, वो एनआईटी से पास आउट है, और एक एससी के बच्चे आपका एनआईटी से कंप्यूटर साइंस का पढ़ाई किए, शंकर, जो मेरा स्टूडेंट है, समझ रहे हैं ना, जो मेरा स्टूडेंट, वो भी हिंदी मीडियम से ही 10वीं तक पढ़े, लेकिन आगे जो है उन्होंने ये किया। लेकिन दिक्कत क्या होता है, देखिए बिहार के लोग इंजीनियरिंग में असफल क्यों? कारण पता है आपको? नहीं, पहले तो बहुत ज्यादा सफल थे ना। कहाँ सफल थे? आपके अंधरा ठाड़ी से कितने लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफल हुए? सफल मतलब इंजीनियरिंग करके आज प्रोफेसर बन गए, या कहीं मान लीजिए कहीं अच्छे कंपनी में, गूगल या कहीं जाकर, एनआईटी ही नहीं करे तो वहां जाएंगे कहाँ? हम ये कहते हैं कितने लोग सफल। सफल का मतलब होता है वहां जाके प्लेसमेंट लेना, जॉब लेना। इसका संख्या भी नेग्लिजिबल है। क्यों नेग्लिजिबल है आप बताइए? आप बताइए, अब ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। मतलब क्यों कम है? मतलब इंजीनियरिंग के तौर पे सफल है, इंजीनियर वो बन रहे हैं लेकिन सफल नहीं है, उसको प्लेसमेंट नहीं होती है। क्यों? कारण बताइए। अगर मैं इसका आपको सही जवाब दे पा रहा हूँ, शायद मेरी जो अपनी अनुभव है, उस अनुभव में मैं ये निश्चित रूप से कहूंगा कि बड़े संस्थानों में से ही प्लेसमेंट होती है। जैसे कि माही का है आईआईटी मुंबई में, तो मुझे लगता है कि वहां पर बहुत ही इजी वे में एक अच्छा प्लेसमेंट वहां हो जाएगा। और आईआईटी, एनआईटी जैसे या मेडिकल जैसे आप जो कह रहे थे कि यहाँ पर गार्जियन का माइंडसेट, लेकिन इंजीनियरिंग प्राइवेट से भी जाके बहुत सारे लोग किए, उसका क्यों नहीं जॉब लगा? उसको प्लेसमेंट क्यों नहीं हुई? आप उसका कारण बताइए हमको। नहीं, उसका तो एक आपको हम बता दें पॉलिटिकल जवाब। नहीं, पॉलिटिकल नहीं, आपको हम वास्तविक जवाब नहीं। जितने वैकेंसी होनी चाहिए, तकरीबन अगर मैं सही हूं तो 4 लाख के आसपास जो है प्रत्येक ईयर जो है भारत में जो है वो इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन उसमें से जो वैकेंसी जो आता है वो बहुत कम है। मौका यहाँ पर बहुत कम मिल रहा है बच्चों को। अब देखिए, आपको हम बताते हैं, यहाँ पे आप करेक्शन करते हैं थोड़ा सा। भारत में 15 लाख के आसपास लोग इंजीनियरिंग करते हैं, और 5 6 7 लाख लोगों को नौकरी भी करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन फिर उतनी ही संख्या में लोग बेरोजगार हो जाते हैं। सुनिए एक मिनट, इसमें अधिकांश बिहार के जो हिंदी मीडियम स्कूल के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो हिंदी मीडियम से आगे बढ़े, वो बहुत तेजी से इंजीनियरिंग किए, लेकिन वो फ्लॉप हो गए। क्यों फ्लॉप हुए? अब देखिए, कॉलेज प्लेसमेंट में जब आप जाएंगे
यहाँ मुद्दा को पकड़िए, कॉलेज प्लेसमेंट में जब आप जाएंगे तो वहां आपके पेपर्स में इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग 3 वाले स्क्रीनिंग के लिए पूछा जाएगा। आपका अंग्रेजी और फिर इंटरव्यू भी इंग्लिश बेस्ड होती है। यदि आपका इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है या आपको लग रहा है कि ये प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, उनका प्लेसमेंट कम हुआ है। बिहार के लोग अभी भी, यदि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाए, देखिए रिजर्वेशन का आप लोग बात करते हैं, लेकिन रिजर्वेशन अभी तो प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। देखिए इधर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है, तो वहां पे यदि आप टॉप लीडरशिप पे आप देखेंगे तो अभी भी 99% वही इंग्लिश बैकग्राउंड से बच्चे जाके वहां पे काबिज हो गए हैं। आप समझ रहे हैं? तो अंग्रेजी कहीं ना कहीं स्टेम विषयों के लिए जरूरी है। आपके गांव से इंजीनियर नहीं है या डॉक्टर नहीं है, नहीं है मतलब कम है, जितना होना चाहिए आप 70-75 साल में, तो इसके पीछे इंग्लिश बैकग्राउंड का भी एक रोल है। समझ रहे हैं ना? बच्चे आगे गए लेकिन वहां पटना के अंदर सरवाइव नहीं किए। जैसे 10वां से यहाँ पढ़ के गए, चले गए कोटा, वो कैसे सरवाइव करते होंगे साइंस के लिए बच्चे? यानी कि एक अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण स्टेम के लिए जरूरी है, अन्य विषयों के लिए जरूरी है। आपको मास्टर बनना है कोई जरूरी नहीं है, आपको बीपीएससी निकालना इसमें भी बहुत अनिवार्य नहीं है। अगर यूपीएससी में इंजीनियरिंग में क्वालिफाई, इंग्लिश में क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं ना? तो मतलब एक आगे का जो कल्चर है वो अंग्रेजी बेस्ड हो जाता है, प्रमोशन में आपको हर्डल क्रिएट करता है। चलिए इसको यहीं पर रोकते हैं। इंजीनियरिंग का मुद्दा उठा था कि अंधरा गांव में कई सारे इंजीनियर हुए, तो उस जमाने में जो है, अब अभी करंट की तो मैं बात नहीं हम लोग कर ही रहे हैं, जी जी जी, लेकिन मैं बता दूं कि एक देवनारायण चौधरी जो आदरणीय संजय चौधरी जी के पिताजी, मतलब और एक मेरे पिताजी जी, और एक मेरे पिताजी स्वर्गीय त्रिभुवन चौधरी, ये दोनों ही विभूतियों को नमन। लेकिन देखिए वो जो है मतलब पॉलिटेक्निक, ठीक है, यदि IIT NIT की बात नहीं, उसमें अगर आप त्रिभुवन चौधरी जी का नाम ले रहे हैं, मेरे पापा का नाम ले रहे हैं, तो वो जो है एक बहुत बड़ी फिर एक कहानी हो जाएगी। और जो है नहीं चलिए वो ठीक है, लेकिन हम कर्पूरी ठाकुर के रीजन में पूरे बिहार में जो तकरीबन 6000 के आसपास जो जूनियर इंजीनियर की बहाली हुई थी, उस का ध्वजवाहक थे मेरे पिताजी। जी जी, सही। त्रिभुवन चौधरी ध्वजवाहक थे, अध्यक्षता किया उन्होंने, एक कमेटी बनाया, फिर उसके कमेटी बनी, और फिर जो है तमाम नियमों में कर्पूरी ठाकुर जो है, जो कि अति पिछड़ा समाज के भगवान का लीजिए, उनके द्वारा जो है परिवर्तन किया गया, सभी कानून को शिथिल करते हुए एक नई। चलिए हम इस बारे में एक चीज आप इस कहानी के माध्यम से एक चीज पे आप एग्री करते हैं कि नहीं, कि जितना इंजीनियर डॉक्टर्स मेरे समाज में वास्तव में होना चाहिए उसका संख्या बहुत कम है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। देखिए इसका क्या कारण है, आपको क्या बुझाता है, क्यों इंजीनियरिंग और मेडिकल में इतने कम लोग हो रहे हैं? क्या यहाँ लोग मेरिटोरियस नहीं है? तो फिर क्यों संख्या कम है? मान लीजिए अभी तथागत यहाँ से टॉप कर गए, लेकिन इसके बाद का 10 साल 20 साल का हिस्ट्री आप पलट के देखिए, क्या लोग कोटा नहीं गए, क्या लोग पटना नहीं गए, क्या लोग पढ़ाई नहीं किए, क्या लोग हिंदी इंग्लिश प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं किए, हिंदी में नहीं पढ़े या अंग्रेजी में नहीं पढ़े, सब जगह पढ़े, फिर सफलता क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिला? क्या कारण है? संजय जी क्या बोलते हैं इस पे? मेरा स्पष्ट कथन है कि इस पे सबसे पहले उनका जो ये है कि हमरा ये औकात इसकी हम बेटा बेटी का डॉक्टर इंजीनियर बना लेते, एक है। दूसरा जो इंग्लिश वाला जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं, जैसे देखिए खुद हम अपनी बात कहते हैं, हम 10वां में अव्वल दर्जे के स्टूडेंट थे, मैथ विज्ञान में अच्छे थे, लेकिन जब हम गए आगे पटना के अंदर तो हम खुद नहीं सर्वाइव कर पा रहे। जो वहां जो इंग्लिश का सैकड़ों बच्चों के बीच जो इंग्लिश का लेक्चर चलता था या जो वर्क देता था, तो उसको हम परफॉर्म नहीं कर पाते। चलिए बहुत लंबा और समय भी बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, आगे बढ़ाइए, क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। अंधरा ठाड़ी परिवेश में अभिभावक जो तमाम गार्जियन हैं, उनसे आपका सहयोग का क्या अपील होगा इस लाइव के माध्यम से, बहुत कम शब्दों में? देखिए अभिभावक से मेरा निश्चित रूप से अपील रहेगा कि यदि आप अपने बच्चों को स्टेम विषयों में आगे बढ़ाना चाहते हैं, साइंस मैथ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो उनके लिए आप भले ही सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ते हो तो उसको 6ठी या 9वीं से इंग्लिश में जोड़ना प्रथम जरूरी। दूसरी बात है कि आप ये सोचिए कि हम डॉक्टर और इंजीनियर अपने बेटा को बना सकते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, जैसे आप थोड़ा तेज हुआ बच्चा, इस चीज को क्लियर करिए, थोड़ा तेज हुआ तो बोल देते हैं हम बच्चा को IAS बनाएंगे। IAS में सीट है 1000, फॉर्म गिरता है 10 लाख, तो 1000 में एक बच्चा का चयन होगा। वहीं अब मेडिकल में आइए, सीट है 58,000, IIT और NIT जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट में है 50,000, 1 लाख से ऊपर 1 साल, यानी 5 साल में 5 लाख।
मैं कम शब्दों में अपील कीजिए ताकि कम शब्द में 5 साल में 5 लाख लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। तो यदि आपके बच्चे अच्छे हैं तो उसको सबसे पहले टेक्निकल एजुकेशन में जोड़िए। अच्छा। आज एम्स जोधपुर का बच्चा यूपीएससी में टॉप कर गया। इस मेंटेलिटी को समझना है। बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, किस मानसिकता? क्यों कहते हैं यहाँ आईएएस बहुत है, तो सबसे पिछड़ा क्यों? आप जब तक टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल को नहीं समझेंगे, आप जैसे अभी जो मानव संसाधन है इसमें बिहार अव्वल हम कर सकता। मुझे लगता है कि आज आपसे बहुत सारे सवाल मेरे छूट जाएंगे। मैं सवाल पे लौटता हूँ। ठीक है, चलिए। बच्चों के कलात्मक विकास के दृष्टिकोण से जो बच्चों में जो अन्य प्रतिभा है जी, पढ़ाई के सिवा छोड़कर, उस पे आपके द्वारा या आपके संस्थान के द्वारा किस तरह का काम किया जा रहा है? जी, इस पे हम कह सकते हैं कि हम जीरो है अभी। क्योंकि मेरे हॉस्टल में जो बच्चे हैं उसको खेलने का फ्रीडम देते हैं, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं होता है कि बच्चे खूब खेले। पर्सनली जैसे मेरा बेटा है तो हम देखते हैं एक चेस खरीद के दे दिए, लगता है अब वो भी मेरे जैसे ठीक ठाक चेस खेलने लगा है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से, लेकिन हम बच्चा को बोलते हैं नो मोबाइल गेम। आप या तो चेस खेलवाइए या आउटडोर क्रिकेट, बैडमिंटन खेलने के लिए बच्चों को दीजिए। मेरे तरफ से कोई पर्टिकुलर कुछ नहीं। आज के इस लाइव का मेरे द्वारा सबसे ज्यादा जो मैं जिस बात के लिए आपसे आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा तमाम दर्शकों की, देखिए अशोक कामत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एडम क्या लिख रहे हैं? नौकरियों की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी है। इस बात का हम पुरजोर समर्थक है। खास करके प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियरिंग किए हुए बच्चों को किसी दूसरे क्षेत्र के मुकाबले प्लेसमेंट अच्छा है। समझ रहे हैं? तो ये अशोक कामत जी जो एमबीए किए हुए हैं, मैं से बहुत ही सजग और मैं से तो मैं से सर का घर है। सर से एक हम क्षमा भी मांगेंगे कि हम वहां उपस्थित नहीं हो पाए। अच्छा। एक कार्यक्रम था सर के यहाँ, हम जरूर वहां आएंगे आगे कभी। ठीक है। तो एक मेरा बहुत ही इमोशनल आप कह लीजिए, चाहे अपील कहिए, गुजारिश कहिए, आज के इस सेशन का सबसे महत्वपूर्ण मैं अपील आपसे करने जा रहा हूं। क्यों नहीं एक एंट्रेंस एग्जाम लेकर, ठीक है, क्यों नहीं एक एंट्रेंस एग्जाम लेकर जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित माइनॉरिटी समाज के जो बच्चे हैं उसको कम से कम 3 या 5, ज्यादा नहीं, प्रारंभिक प्रयोग के तौर पर 3 से लेकर 5 बच्चों को एक एंट्रेंस एग्जाम लेकर आपके संस्थान के द्वारा तमाम यहाँ के जो गार्जियन उनसे भी कुछ आर्थिक मदद लिया जाए। एक मुफ्त शिक्षा, जो बच्चे प्रतिभा तो है लेकिन गरीबी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण, मजबूरी के कारण वो पढ़ नहीं पा रहा है। तो मैं आपसे अपील करूंगा, इस बारे में आपसे मैं सकारात्मक जवाब चाहूंगा। जी जी, देखिए इसमें एकदम सकारात्मक ही है। और जैसा कि अभी आप बीच में एक बात हम बोल ही देंगे, राष्ट्रीय कर्तव्य मंच के माध्यम से कुछ जो हम अवेयरनेस का कार्यक्रम करते हैं, तो हम चन्नैन भाई जी से भी इस बारे में चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि आप अभी कॉल करके पूछिए तो भाई जी बोलेंगे हाँ संजय इस तरह का प्रस्ताव रखे थे। और हम समाज से अपील करते हैं कि समाज में इस तरह के, यदि मान लीजिए हम टेस्ट ले, ये आपका एक प्रपोजल है, तो टेस्ट हम सीपैट लेते हैं हर वर्ष, बच्चे अधिक से अधिक संख्या में पार्टिसिपेट करें और आपके माध्यम से आपको हम और मतलब पूरे समाज को बोल रहे हैं कि यहाँ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, जो SC ST और OBC के गरीब बच्चे हैं। और 3 से 5 बच्चों का जहां तक बात करते हैं, हम 5 बच्चों का यहाँ पे हम ये लेते हैं कि SC ST और OBC से 5 लड़के और लड़कियों को, एक करेक्ट एरिया होनी चाहिए कि जो आर्थिक रूप से सही मायने में वो गरीब है। ये चीज जो है, देखिए एक चीज मेरे यहाँ अभी ऑलरेडी चलता है कि जिन बच्चों का अभिभावक नहीं है, माता या पिता, उसको 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। जो विकलांग, ठीक है, अभी क्या चल रहा है वो जरा एक बार बताइए। देखिए अभी जैसे जो बच्चे मतलब जिनके माता या पिता नहीं है, वैसे कई सारे बच्चे चौधरी पाठशाला संस्थान में निःशुल्क आके पढ़ाई करते हैं। और मतलब ये वाला हो गया। और एक जो है क्या बोल रहे थे अभी, निःशुल्क मतलब जिसका माता पिता नहीं है उसको निःशुल्क है। और एक रूप से जो विकलांग बच्चे हैं, जैसे विकलांग है एक, तो उनको भी हम कोई पेमेंट नहीं लेते हैं। और दूसरा है कि जो अभिभावक गांव घर में मजदूरी करते हैं, उनका बच्चा यहाँ आ जाए, लेबर क्लास के लोगों के बच्चे, तो उसको हम मतलब अधिक से अधिक मदद करते हैं। समझ रहे हैं? तो इस 3 कैटेगरी में हम बच्चों को, लेकिन आप जो बोले कि टेस्ट लेके जो बेहतर बच्चा है, समझ रहे हैं, इसके लिए भी हम इस बार अपील करते हैं कि हम एक टेस्ट लेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि ठीक है, गरीब है या मजदूर का,
लेकिन वो प्रतिभा सबसे ज्यादा आदरणीय है। एक टेस्ट जो हम लोग अभी बोर्ड एग्जाम के बाद लेंगे, तो निश्चित रूप से इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करें, और जो SC ST OBC के गरीब बच्चे उस माध्यम से हम चयन करेंगे, और यदि वो उसमें बेहतर करते तो उसको निःशुल्क शिक्षा लेंगे, उसको हम इंजीनियरिंग और मेडिकल या पैरामेडिकल तक पहुंचाने का गारंटी लेंगे। चलिए, एक सवाल है कि 2020 से लेके 2026 तक का जो सफर है, इस सफर के दरमियान यहाँ के तमाम गार्जियनों से और बच्चों से सबसे बड़ी शिकायत संजय सर का क्या रहा है? देखिए, इस दौर में ये कोरोना के बाद का जो समय है और डिजिटल युग हो गया, और मोबाइल जो है जिसको हम एक धीमा जहर कहते हैं, अभिभावक से गुजारिश रहेगा कि घर में 5 मोबाइल नहीं, 1 मोबाइल और 1 लैपटॉप रखें। और बच्चे शिक्षा के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो उसको लैपटॉप दे, मोबाइल आंख पे भी असर डालते हैं और दिमाग पे भी। तो गार्जियन से जो मेरा गुजारिश है, वो बच्चों को ये नहीं 10वां पास किया तो कोई हिमालय पहाड़ पे चढ़ गया, उसको मोबाइल देने का जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा लैपटॉप दीजिए और वाईफाई दीजिए। यानी कहने का सीधा सा मतलब है कि मोबाइल डिस्ट्रैक्शन मोबाइल के वजह से। अच्छा, बहुत, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही है। निश्चित रूप से मैं भी चाहूंगा कि आप तमाम गार्जियन और जो है इस बात का ख्याल रखें। एक हमारा सवाल है कि पढ़ने और पढ़ाने के सिवा, पढ़ने और पढ़ाने के सिवा संजय चौधरी, संजय सर, आपके द्वारा सामाजिक विकास में किस तरह का योगदान हो रहा है? पठन और पाठन के सिवा सामाजिक क्षेत्रों में किस तरह की आपकी भूमिका है और किस तरह का आप कहाँ क्या? देखिए, सबसे पहले ईमानदारी से बोले तो मेरा जो भी योगदान है वो शैक्षणिक क्षेत्र में है। शिक्षा क्षेत्र के अलावा मेरा कोई विशेष योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समाज को हमेशा ये मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ, हालांकि उसका भी अंतिम लक्ष्य शिक्षा ही है, कि आप जो है जो मतलब जो अलंग फलंग खर्चे हैं, जो बाहरी खर्चे हैं, सामाजिक जो चेतना वाली बात है, मैंने आपको सोशल मीडिया पर देखा है कि शादी विवाह में जो खर्च वही हम बता रहे हैं, या कुछ जो है हम इसको लेकर के जागरूकता मेरा एक रहता है कि ये खर्चे कम हो, ये खर्चे आडंबर में हम लोग ना। हम बराबर ये क्लास में बोलते रहते हैं लड़कियों से कि ये जो गहना देख रहे हो तुम, गहना यही तुम्हारी गुलामी का निशानी है। बेटी को 5 ग्राम सोना कम दे, लेकिन उन्हें बेहतर शिक्षा दे, ये मेरा समाज से अपील है। समझ रहे हैं? चलिए, बहुत जल्दी आपसे ले रहे हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी कहानी जो आपके बच्चों के लिए मार्गदर्शन का काम कर सके? देखिए, एक बहुत बढ़िया कहानी हम बराबर बच्चों को हम सुनाते रहते हैं। कम समय बताइए। एकदम कम समय में, 7वीं क्लास में हम जब थे, तो 7वीं में हम 2 साल रह गए। 1 साल मैं अपने खुद से डिसीजन लेके हम वहां स्टे किए, और 1 साल में हम 3रा, 4था और 5वां का मैथ बनाए, 6ठा 7वां का नहीं बनाए। और दूसरे साल रुक के जब हम 7वां पढ़ने लगे तो हमको बहुत अच्छा से समझ में आया। यानी 7वीं से पहले जो हम एवरेज बच्चे थे, 7वीं में जाके हम अपने क्लास में फर्स्ट आ गए। तो यदि बच्चे सेल्फ स्टडी पे ध्यान दे तो यही उसके सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। वो किताब पढ़े, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। ये तो अम्बेडकर वाली चलिए, एक जो है ज्वलंत ये सवाल है और इसी से जो है रिलेटिव ये सवाल है, क्या आपने कभी अपने शिक्षण संस्थान में किसी शिक्षकों के द्वारा या बच्चों के द्वारा, जी ठीक है, धार्मिक, लैंगिक और जातीय आधार पर भेदभाव आपने कभी देखा है? नहीं, मेरे यहाँ ये चीज नहीं है। और बच्चे जो आते हैं बराबर हम बोलते हैं, देखो हम डायरेक्ट बोलते हैं क्लास के अंदर, देखो लड़की और लड़के इस दोनों में कोई फर्क नहीं है। उनको कभी कभी ये भी एग्जाम्पल देते हैं कि जब हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में थे सर, तो खुद हम देख रहे थे कि लड़की और लड़का कोई अलग से सीट नहीं होता है, जो जहाँ बैठा। इसके अलावा हम किसी का जाति नहीं ढंग से जान पाए वहां पे कि कौन किस जाति का है। तो हमको ये भेदभाव नहीं देखने को मिला। जिस लेवल पे हम काम किए या मेरे कोचिंग है, इसमें हमको नहीं ये सब भेदभाव देखने को मिला। चलिए, एक उसी से रिलेटिव एक और सवाल है कि यूजीसी बिल पर बहुत छोटा सा प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा। कोई राजनीतिक पॉलिटिकल जवाब मैं नहीं चाहूंगा। देखिए, यहाँ एज ए टीचर यहाँ हम शैक्षणिक दृष्टिकोण से जवाब देंगे। जो यूजीसी बिल है, हम बोलेंगे कि यूजीसी बिल को इतना सख्त किया जाए कि उसमें एक भी बच्चों के साथ अन्याय ना हो, चाहे वो SC ST की हो, OBC की हो, इवन जनरल का हो। आप समझ रहे हैं? ये नहीं कि आप जनरल के बच्चा उसको पकड़ के सब पीटे या उसको गाली कर, उसको भी तो हम गाली दे सकते हैं ना।
तो मेरा ये कहना है, इसको और ब्रॉड बनाते हुए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक भी बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा। यदि हमको कोई गाली देता है तो उस पर उचित जो नियमावली के साथ नियमावली है आया है उसका आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? सीधा इसमें कुछ सुधार के साथ हम समर्थन करते हैं, यदि हमसे ईमानदारी। क्या सुधार? ये कि मान लीजिए जैसे अभी इन लोगों का कंसर्न रहता है कि यदि मेरे बच्चों पे इलीगली यदि कोई ये लगाए मतलब आरोप, तो उसका क्या होगा। इन चीजों के बारे में सरकार का स्पष्ट रुख होना चाहिए। चलिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर संजय जी की क्या प्रतिक्रिया है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण पे आ ही गया। चलिए पानी पी लीजिए। जी जी। देखिए ये हंसी आती है कि जो लोग रिजर्वेशन को गाली देते थे आज रिजर्वेशन लेके बैठ गए, ठीक है। और ये एक हिसाब से आईना भी है। इसमें देखिए इसमें हम थोड़ा टाइम लेंगे, रुकिए 2 मिनट। तो ये जो है मेरे लिए एक आईना भी है कि आज ये देखे सवर्णों कि विकास ने एक दिया। विकास, आपका स्वागत है। विकास भाई, आज का युग एआई का है। आप बच्चों को मोबाइल से दूर, लेकिन देखिए विकास जी, आप इंजीनियर हैं, हम एआई से दूर किए, मतलब मोबाइल से दूर किए, लेकिन लैपटॉप से जोड़ दिए हैं। अपने बच्चों को भी हम एक एप्पल का मैकबुक दे दिए है और वो प्रोग्रामिंग करते हैं। आप जाके मेरे पेज पर देखिए कि वो पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं। रेस्पबेरी पाई पिको के ऊपर एक विजुअली इंपेयर्ड पर्सन के लिए एक ग्लास बना रहे हैं जो अंधे लोग उसके मदद से चल सके। तो बच्चे को 7वीं 8वीं में भी आप लैपटॉप दीजिए और आपका जो पर्सनल मोबाइल है उसमें उसको कनेक्ट कर दीजिए वाईफाई से, और उसमें वो एआई के लिए सर्च करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे और नए जमाना से जुड़ेंगे। विकास को चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के अंदर याद किया गया था एनआईटी के लिए। जी जी, हम याद किए कि अंधेरा ठाड़ी में विकास जी हैं जो बहुत अच्छा है, सोशल राजनीतिक क्षेत्र में भी चलिए एक्टिव रहते हैं। अच्छी बात है, आपका कहना सही है कि हम मोबाइल से दूर नहीं कर रहे हैं। बस मोबाइल 5 रखने के बजाय एक लैपटॉप रखिए और उससे सब अभिभावक और बच्चे सब जुड़िए। चलिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर बात। जी जी, चलिए तो हम लोग आते हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में। देखिए एक हिसाब से मैं इस आरक्षण को गलत नहीं मानता, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो 10% रिजर्वेशन दिया गया वो संवैधानिक दृष्टिकोण से संविधान, अभी तो कह सकते कि संविधान मान्यता दे दिया तो संवैधानिक दृष्टिकोण से सही है, लेकिन यदि उसका विश्लेषणात्मक तरीका से देखा जाए तो वो बिल्कुल गलत है। मान लीजिए आप जितना परसेंट किसी का जैसे SC, मैं बीच में रोकना चाहूंगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो कि की मूल आधार जो है वो आर्थिक रूप से है, जबकि संविधान में आरक्षण का जो मूल भावना है वो जातीय आधार रखा गया। तो फिर आप इसको गलत क्यों नहीं मानते? अच्छा एक मिनट, पहले हमको कंप्लीट करने दीजिए, जवाब आ जाएगा इसका, आपके प्रश्न का भी जवाब। कि ये मान लीजिए कि मतलब कुछ ऐसे सवर्ण हैं जो वास्तव में जिसका ओबीसी से भी बुरा हालत था, खस्ता हालत था, और वो जब ओपन कॉम्पिटिशन था तो वो रेस से बाहर हो जा रहे थे। तो इस आरक्षण के माध्यम से वो रेस में आ रहे हैं, लेकिन उनको जो 10% रिजर्वेशन दिया गया वो नाजायज है, बिल्कुल गलत है। और जब इसको 10% रिजर्वेशन मिल ही गया तो ओबीसी को 52% आप रिजर्वेशन दो। कितना अगर ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% कितना मिलना चाहिए? ईडब्ल्यूएस को यदि ईमानदारी से रिजर्वेशन दिया जाता तो इनका पॉपुलेशन मान लीजिए जनरल वालों का मान लीजिए मैक्सिमम 20% है। नहीं कितना परसेंट है? रुकिए ना एक मिनट पहले कैलकुलेशन है ये। 20% इसका है। अब 20% में गरीब कितने हैं? क्योंकि आप गरीबों को सिर्फ दे रहे हैं, तो 20% में 25% मान लेते हैं गरीब है सवर्ण। एक मिनट, तो 20% का 25% जो है मतलब 100 में 20, आप 20 का फिर से 25% लेंगे तो 5, यानी 5%, यानी 4 से 5% काफी था। 5% यदि रिजर्वेशन आप दे देते सवर्णों को, गरीबों को, तो हमको ज्यादा कष्ट नहीं। चलिए हम इस बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में। बहुत सारे सवाल मैं आपकी बातों से, लेकिन अभी तो नहीं हूँ सहमत, मैं नहीं हूँ, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मैं लाइव में आ रहा हूँ बहुत जल्द, और मैं तमाम जो देश के जो परीक्षाएं हैं मूल उसका जो कर्तव्य है, जी जी, संविधान के मूल भावनाओं के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो वो गलत है। लेकिन यदि आप एक प्रैक्टिकल यदि तो फिर आर्थिक आधार भी तो क्राइटेरिया है 8 लाख रुपए का। 8 लाख पर 8 लाख वाला 66,000 रुपया करीब महीना हो जा रहा है, तो आप उसको कैसे कर रहे हैं कि वो आर्थिक रूप से वो गरीब है? गरीब भी नहीं। चलिए इस पर हम जो है एक अलग से, ठीक है, हाँ उसका एक बहस का मुद्दा है, बहस का मुद्दा है, हो जाता है। संजय सर में कोई ऐसी हिडन कुछ खूबी जो आज तक लोग जान नहीं पाए कि वो हिडन
खूबी क्या है? ना, मेरे में कोई ऐसा हिडन खूबी नहीं है जो लोग नहीं जान पाया, और जो है सो मतलब ऑन ये है कि जो भी है वो है, कोई हिडन नहीं है, कोई हिडन नहीं है ना। संजय सर को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? गुस्सा तो अभी भी है, मेरे गुस्सा का एक ही कारण है, एडुकेशन और आडंबर। कि लोग आडंबर की तरफ तो शीघ्र चले जाते हैं, लेकिन शैक्षणिक रूप से अभी भी सजग नहीं हो पा रहे हैं। आज हम शैक्षणिक रूप से पिछड़ रहे हैं, तो इसका मूल कारण कोई रिजर्वेशन कुछ भी नहीं है, हम खुद है। हम खुद जागृत नहीं हुए हैं, इसीलिए नहीं है। यदि आज हम मान लीजिए, अभी जैसे तथागत अवतार का जनरल में वहां पे एडमिशन, सरोज का बहुत अच्छा जवाब आया है कि ईडब्ल्यूएस बच्चों का आजकल कट ऑफ इतना कम क्यों जाता है? इसके पीछे वही परसेंटेज का खेल है सर। यदि आप 5% ही रिजर्वेशन देते तो फिर लगभग वो मतलब ठीक ठाक हो जाता है। ठीक है, और देखिए ये भी है कि आज कई लोग रिजर्वेशन पे जो हल्ला मचाते थे उसको शांत हो गया हो। पेट में कैंची नहीं छूट रहा, हम कैंची नहीं छूट रहा है, लेकिन इसका भी एक कैंची वाला जो बात समझे है, तो अभी ये चीज भी हम इस माध्यम से बताना चाहेंगे कि इस चीज को बड़ी पॉपुलर किया गया कि रिजर्वेशन वाला कैंची छोड़ता है, जबकि यहाँ तमाम खेल प्राइवेटाइजेशन पे टिका हुआ है। मतलब ये बहुत बड़ा आपका मैं देखा हूं कि इस बारे में आपने बहुत ज्यादा फोकस किया, इस बात को बहुत ज्यादा हम यहाँ पे समय नहीं है, आज बहुत ज्यादा समय हो गया, तो इस मुद्दा रिजर्वेशन नहीं प्राइवेटाइजेशन है। असली पहले बहुजन समुदाय प्राइवेटाइजेशन का, और ये भी ना कि रिजर्वेशन। ये भी एक मुद्दा है कि कहीं से भी ओबीसी क्लास के जो बच्चे हैं उनमें सवर्ण क्लास के बच्चों से कम प्रतिभा नहीं है। नहीं, एकदम नहीं, कम मतलब प्रतिभा नहीं है। देखिए, आप पहले से ही उसको कुछ अलग व्यवस्था दे दिया, बोले वो आगे हो गया, वो एक तरह का साजिश है। चलिए आज हम शॉर्ट करते हैं। संजय सर अपनी उम्र में आज तक का जो समय, आज तक के समय में कुछ ऐसा चीज जो करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पाया, कुछ मिस कर रहे हैं आप? जी, हम मिस यही कर रहे हैं कि अभी तक हम जितने अपने समाज को आगे बढ़ा सकते थे नहीं बढ़ा पाए। इस चीज का अभी तक खेद है, लेकिन ये हम आशावादी भी हैं कि अगले आने वाले समय में हम वो करने वाले हैं जिससे समाज में एक बहुत बड़े संपूर्ण शैक्षणिक क्रांति का शंखनाद हो सकता है। इस क्रांति का ही नाम हम देंगे संपूर्ण शैक्षणिक क्रांति। अब हम अपने कुछ सवालों को मैं छोड़ रहा हूं, वही एक सवाल जो पहले भी आप उसका जवाब दे चुके हैं। अंधराठाड़ी में मेडिकल और इंजीनियरिंग जो सामान्यतः गार्जियन ये समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा जो है, हम यहाँ तक नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, हम अपने बच्चों को इंजीनियरिंग नहीं करवा पाएंगे, मेडिकल करवाना बहुत टफ है या बहुत खर्चीला है, तो बहुत कम शब्दों में संजय सर तमाम उन गार्जियनों से क्या? गार्जियन से मेरा एकदम नम्र निवेदन है, एकदम आग्रह है, हम आग्रह पूर्वक कहना चाहेंगे कि आप इस डायलॉग को यहीं पे खत्म करिए कि हम अपने बेटा बेटी को डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं, हमें क्षमता नहीं है बनाने का। आपके अंदर भरपूर क्षमता है, क्योंकि आज तथागत अवतार 4 से 5 हजार रुपया महीना का खर्च दिल्ली में कर रहे हैं और डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहे हैं। उसकी एडमिशन में मात्र 6,500 रुपया लगा। इन चीजों को आप निश्चित रूप से समझे कि सरकारी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में SC ST बच्चों का कोई फीस नहीं लगता है। ओबीसी बच्चों का इंजीनियरिंग में जिसका 1 लाख से कम का इनकम है, उन्हें भी 1 रुपया फीस नहीं लिया जाता है। अतः आप इन चीजों को बोलना और नैरेट करना एकदम बंद करिए कि हम बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकते हैं। यदि आप अपने बच्चों को शुरू से इस तरह का मोटिवेट करेंगे तो निश्चित रूप से आपके बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। अशोक कुमार कामत जी लिखे हैं, श्री चित्रभानु चौधरी जी, आप ही नहीं आपका पूरा परिवार शिक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थानों, विद्यार्थियों, अभिभावकों को बढ़ावा देने के लिए हमेशा प्रयासरत है। हम उम्मीद करते हैं कि अंधराठाड़ी। चलिए हम अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है अशोक जी। समय आज कम हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लंबा कुछ फनी। अब बहुत एक शब्द में उसका जवाब है, आप दे दीजिए। संजय सर के आदर्श शिक्षक कौन है? मेरे आदर्श शिक्षक श्री प्रसाद यादव, जो 7वीं क्लास के शिक्षक हैं। उनको बहुत दिनों तक हम सपना में भी देखते रहे। नहीं, बहुत वो मेरा बहुत, आज के डेट में खान सर बहुत पॉपुलर हैं। नहीं, मेरा आप आदर्श पूछे ना आप, मतलब तो मेरा आदर्श श्री प्रसाद सर है, जो हमें बहुत प्रेरणा दिए थे। आपके गांव के थे? 7वीं क्लास का, उस महादेवा के थे, जो मेरे प्राइमरी के टीचर थे। जनरली ये भी होता है, लोग प्राइमरी के टीचर को भूल जाते हैं, मिडिल के टीचर को, लेकिन उसी को हम अपना आदर्श बहुत दिनों तक माने, क्योंकि वो बहुत मतलब वो। आपके शिक्षण संस्थान की सबसे बड़ी कामयाबी क्या था?
तथागत अवतार यहाँ का ब्रांड है, समझ रहे हैं। जो चौधरी सर के मार्गदर्शन में, चौधरी पाठशाला के मार्गदर्शन में आज अंधरा ठाड़ी टॉपर का धरती है, तो ये मेरे लिए गर्व की बात हो सकती है। और हम यहाँ अपना संस्थान चलाते हैं। एज ए टीचर बिहार में पॉलिटिकल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर आइडियल नेता पूछा जाए, लीडर बिहार में देखिए, जिसका आप देख रहे हैं कि शिक्षा पर जिसका फोकस है, और एज ए शिक्षक ही मैं पूछा हूं, तो कोई एक नाम। प्रशांत किशोर को हम थोड़ा एडमिट किए थे, ठीक है, कि मतलब वो बात कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। प्रशांत किशोर, उनके आइडियोलॉजी से हम प्रभावित हुए, और तो हम देख रहे हैं अभी नहीं। जैसा कि जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने तो ये जो है टीचर बहाली आई, जी, और लोगों को लगा कि नहीं, जॉब जो है मिलना शुरू हो गया है। और जिस तरह उन्होंने वादा किया था कि हम इतने जो है अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी ये देंगे। एक विडम्बना है सरकार का। मान लीजिए तेजस्वी जी तो अभी नहीं आए, या अभी जो भी सरकार है, यदि आते तो युवाओं के लिए बेहतर होता, नौकरी आती। लेकिन अभी ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, खास करके शिक्षकों के लिए। इतना दिन प्रतिदिन ये मानते हैं कि तेजस्वी जी आते तो बेहतर होता। नियम कानून जो इतना दिन प्रतिदिन बदल देते हैं, और एक विजिबल पॉलिसी नहीं रहने के वजह से भी बिहार को शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जिस तरह से आज रिक्रूटमेंट होती है, यदि हर साल 25-30 हजार टीचर्स का भी रिक्रूटमेंट लेते रहता, तो आज बिहार का शैक्षणिक व्यवस्था में और 2 कदम आगे होते बिहार। चलिए, संजय सर का देश के स्तर पर सबसे पसंदीदा या आदर्श आइडियल नेता कौन है? देखिए, हम जो है अभी देश स्तर पर जो है अरविंद केजरीवाल को ही हम अपना आइडियल मानते हैं, ठीक है। क्योंकि शैक्षणिक क्षेत्र में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का थॉट्स जो है शैक्षणिक दृष्टिकोण से होता है, तो हम उसको अपना बेहतर नेता एक मानते हैं। ये नहीं कि हम किसी के भक्त हैं या कुछ है, हम आलोचना सबका करते हैं, हम किसी का ये नहीं है कि जो आपका सही पॉलिसी है सही है, जो गलत है सो गलत है। भक्त तो होना ही नहीं चाहिए, भक्त नहीं होना चाहिए। भक्त तो किसी का मतलब किसी तरह का समर्थक, किसी भी पार्टी का या किसी भी नेता का भक्त नहीं होना चाहिए। नहीं, इस बारे में आप आलोचना करिए, जो उसका सही और गलत है। लोहिया का विचार स्पष्ट है। संजय सर किन खेलों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? उनके तो आपको तो पता ही है, चेस, शतरंज, चेस खेलते अभी। और मैं आपको बता दूं कि जब संजय सर यहाँ पर ट्रेवल कर रहे थे, उस समय में हम लोग भर रात शतरंज खेला करते थे। और खिलाड़ी का नाम बता दीजिए। कौन? तो बैठे अभी राजा जी भी खेलते थे। नहीं, मैंने कोई ऐसा खिलाड़ी जो आपको सबसे ज्यादा? विश्वनाथ आनंद को हम बहुत बचपन। क्रिकेट बहुत पॉपुलर है। क्रिकेट हम नहीं देखते। 5-6 साल में हम एक ओवर भी नहीं देखे। आपके इस नहीं, अगर क्रिकेट प्लेयर के बारे में पूछा जाएगी, हमको नहीं पता कौन कैप्टन है। अभी ये ईमानदारी से बताए तो हमको नहीं पता कि इंडिया का भी कैप्टन कौन है। देखते ही नहीं है कभी हम। आखिरी सवाल, मुझे लगता है कि जो सम्मान अन्य देशों में एक शिक्षक को दिया जा रहा है, जो कि भारत में पहले भारत की जो सभ्यता और संस्कृति रही है, उसमें शिक्षकों को मैंने भगवान से भी अव्वल, पहले गुरु की पूजा, फिर माता पिता का लोग नाम देता, वो धीरे धीरे जो है एक मिटता जा रहा है। यानी शिक्षकों का सम्मान जो है समाज में घटता जा रहा है। ये बड़ी दुख के और खेद के साथ कहना चाहते हैं हम कि इसके लिए हम लोग शिक्षक समुदाय ही जिम्मेदार। यदि आज शिक्षक, ऐसा नहीं लग रहा है कि बच्चों के संस्कारों में हरासमेंट आई है? नहीं, तो इसके लिए भी हम ही रेस्पॉन्सिबल। बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं। आज यदि कोई बच्चे घुसखोर हैं, या किसी के पास आचरण नहीं है, या कोई बच्चे पोलाइट नहीं है, या कोई पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं, इसके लिए मुख्य रूप से शिक्षक जिम्मेदार है, अभिभावक जिम्मेदार है, समाज जिम्मेदार है। बच्चों की कोई गलती नहीं। बेबाकी से हम यही बोलेंगे। चलिए, हम आज बहुत सारे सवालों को समेटने का प्रयास किया, बेबाकी से इन्होंने भी जवाब दिया। अब आखिरी बार संजय भैया से पूछ लेते हैं कि यहाँ आकर आपको कैसा महसूस हुआ? नहीं, आज मजा आ गया, वास्तव में बहुत मजा आया। और राजा जी के साथ जो प्रश्न भी मतलब मेरे लायक थे। जी। सारे प्रश्न, एक भी प्रश्न जो है मतलब आउट ऑफ ब्रैकेट नहीं थे। जी हाँ, तो सारे प्रश्न ही हमको बहुत ही मजा आया। सारे प्रश्नों में बहुत सारे छूट भी गए होंगे, जो बहुत सारे क्वेश्चन सवाल छूट गए हैं, और हम कहेंगे कि फिर आगे चल करके हम फिर लाइव आना चाहेंगे। आप और भी कुछ प्रश्न जो है जुगाड़ करके रखिएगा आगे भविष्य में कभी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को। सरोज यादव, इंद्रकांत चौधरी,
आमडिमुद्दीन, सभी बहुत सारे जितने भी लोग जुड़े, और सुनील सर है अभी दिख रहे हैं हमको ऊपर जी, और कौन, और मेरे भाई जी भी है, संतोष भाई जी, जो पटना हमको लेके गए थे। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत प्रणाम। तो सभी को हम दोनों की तरफ से आपका अभिवादन, सहृदय शुक्रिया, शुक्रगुजार हूं मैं आप लोगों का कि जो हमारे इतनी लंबी परिचर्चा में आप बने रहे। ये और दूसरी बात की बहुत सारे सवाल जो शायद मैं नहीं कर पाया, बहुत सारे बातें होंगी जो शायद मैंने छूट गया, कुछ जवाब भी अधूरा रह गया, आगे हम लोग फिर इस पे कभी चर्चा करेंगे निश्चित रूप से। और शायद मैं पहले ही बता दूंगा कि संजय सर फिर आने वाले हैं, मैं लंबे 1 सप्ताह पहले बताना होगा, शायद उस दरमियान कुछ सवाल आपके लिए दर्शकों की ओर से आ जाए, आपके चाहने वालों की ओर से। यदि कोई और प्रश्न इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में या मेरे लाइक जो हो, हाँ, आप यदि करते हैं तो उस पर हम लोग जरूर लाइव आके मतलब फिर से परिचर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे। और मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी ये परिचर्चा अच्छी लगी होगी। निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा था कि मैं कोई भी ऐसा जो है सामान्यतया जो है एक दूसरे का बड़ाई करने के लिए या वैसा कोई नहीं था। हमने प्रयास किया। संतोष जी आपका धन्यवाद। हमने प्रयास किया। प्रणाम आप दोनों, हम लोगों की तरफ से भी आपको प्रणाम। तो हमने प्रयास किया कि वो सारे जटिल से जटिल सवाल लिए जाए, सूक्ष्म से सूक्ष्म सवाल लिए जाए। आज ये फेसबुक लाइव कैसा लगा? हर एक रविवार को मेरा प्रयास रहेगा कि एक खास मेहमान को मैं आपसे जोड़ सकूं, और मेरी जो परिचर्चा होगी वो इन्हीं सब सामाजिक मुद्दों पर होगा, जो कि एक अहम मुद्दा रहेगा, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ, सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ, सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो, कुछ राजनीतिक क्षेत्र के लोग से भी मैं चाहूंगा कि मैं उन्हें भी आपका गेस्ट बनाऊं, उनसे भी मैं आपकी परिचर्चा करवाऊं। ये एक शुरुआत मात्र है। आप लोगों का अगर आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग मिलता रहा तो आगे भी मैं जो है इस तरह के और भी कार्यक्रम को, निश्चित रूप से आपका ये जो इनिशिएटिव्स है इसका मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूँ। जी जी, ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव्स है। आप जो संकल्प अभी व्यक्त किए हैं कि संडे को हम एक खास मेहमान को बुलाएंगे, हमारे समाज के ऐसे ही अनुभवी और विद्वान लोग आके जब यहाँ समाज के मुद्दों पे चर्चा करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी और विचार से ही क्रांति आती है। हमारे पास कोई संसाधन नहीं था। संजय भैया ने आते आते कहा कि चलिए आपके पास में तो माइक भी नहीं है। सुनील जी आपको बोल रहे हैं कि आज का तमाम सवाल एवं जवाब बहुत जबरदस्त था। उम्मीद है इससे समाज में पॉजिटिव बदलाव हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। तो संजय भैया बोले कि चलिए हम आपको माइक दिला देते हैं। सर जी पर कुछ चर्चा होना चाहिए। सर जी गैस पर कुछ चर्चा। चलिए ये छोटी मुद्दा है, ये सॉल्व हो जाएगा। असल मुद्दा है कि आप शिक्षित बने, संगठित हो और संघर्ष करें, फिर आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है। देखिए एक बात हम गैस के मुद्दा पे बोलेंगे कि कोरोना टाइप का पैनिक नहीं होना है। 80-90% प्रधानमंत्री जी डरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना को हम लोग संभाल लिए थे उसी तरह से हम लोग इसको भी संभाल लेंगे। एक हम अपील करना चाहेंगे कि इस मुद्दा में यदि आपके घर में गैस हो और जलावन हो तो आप नंबर न लगाए। कम से कम अभी इतना तो कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। गाँव घर में क्या है भाई, जलावन है हम लोग का बहुत सारे हम लोग फनी भी इंजॉय किए। आप लोगों से भी वार्ता हुई, अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुखद एहसास रहा और इसी तरह बहुत अच्छा चर्चा हुआ, दिल गदगद हो गया। चलिए बहुत अच्छा हम लोग को भी लगा। आप लोग जुड़े रहे तो उत्साह हमेशा एकदम बना रहा, कभी उत्साह कम नहीं हुआ इससे। जी और उत्साहित रहे हम लोग। आगे जो मेहमान आएंगे उससे मैं चाहूंगा कि और भी जटिल से जटिल सवाल किए जाए, बहुत सूक्ष्म सवाल किए जाए। आपकी बुनियादी जो आपकी आप क्या सोचते हैं वो ऐसा सवाल किया जाए। तो इसी के साथ हम लोगों को दीजिए आज इजाजत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग का स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद मिलता रहेगा। और जाते जाते आप सभी को फिर से एक बार जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा अम्बेडकर, जय हिंद, जय फूले, जय पेरियार। और सभी को दिल से फिर से एक बार धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।